अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे गुब्बारों की जिन्हें नासा ने बहुत पहले खला में भेजा था। अगर इन गुब्बारों को नासा की जानिब से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे खूबसूरत तरीन सैटेलाइट्स ना कहा जाए तो ज्यादती होगी। सबसे पहले बात करते हैं एको 1 की, जिसे सन 1960 में लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट में किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये अपनी रिफ्लेक्टिव सरफेस को इस्तेमाल करके ज़मीन से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे में भेजने का काम करता था। ये सैटेलाइट बिलाशुबा देखने में बहुत सादा नजर आता था, लेकिन अपने काम में माहिर था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही ये सैटेलाइट कामयाबी से खला में पहुंचा तो इस वक्त के अमरीकी सदर ने इसके जरिए एक पैगाम कैलिफोर्निया से न्यू जर्सी में भेजा। इस इन्वेंशन से पहले पूरी दुनिया में समंदर के नीचे बिछी हुई तारों के जरिए कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया जाता था। तो ऐसे वक्त में कम्युनिकेशंस के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने का आइडिया बहुत पसंद किया गया। लेकिन इस वक्त के बहुत से साइंसदानों का मानना था कि यह आइडिया काम नहीं करेगा, और इनके मुताबिक इसकी वजह ये थी कि हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद आयनोस्फीयर किसी भी किस्म के रेडियो सिग्नल्स को गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। इसलिए इस मिशन को लॉन्च करने से पहले नासा के लिए ये साबित करना ज़रूरी था कि ये मिशन काम करेगा। एंड इस वक्त नासा को ख्याल आया कि खिला में एक सैटेलाइट तो पहले से ही मौजूद है, यानी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट चांद। तो नासा ने चांद पर बहुत से तजुर्बात किए और ये साबित करने में कामयाब हो गया कि जो सैटेलाइट वो लॉन्च करने जा रहा है वो काम करेगा। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट भी ना हो, इससे कम्युनिकेशन मुमकिन बनाई जा सके? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस सैटेलाइट से बिल्कुल वैसे ही जैसे रोशनी शीशे की सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, रेडियो सिग्नल्स भी रिफ्लेक्ट होते थे। ये रेडियो सिग्नल्स सैटेलाइट की रिफ्लेक्टिव सतह से टकराकर इधर उधर फैल जाते थे। लेकिन अगर रिफ्लेक्टर बड़ा होता तो ये सिग्नल्स इकट्ठे होकर वापस ज़मीन पर किसी और जगह टकराते, जहां इन्हें रिसीवर के जरिए रिसीव कर लिया जाता। नासा ने इस तरह के दो सैटेलाइट खला में भेजे, और यही वजह है कि खला में भेजे जाने वाले ये सैटेलाइट्स साइज में काफ़ी बड़े थे, ताकि सिग्नल को अच्छे तरीके से रिसीव करके दूसरी लोकेशन पर भेजा जा सके। अगर बात करें एको 1 की, तो इसका साइज 30 मीटर यानी 98 फीट था, जबकि एको 2 का साइज 40 मीटर यानी 141 फीट था। एको 1 को एक खास किस्म के प्लास्टिक की शीट से बनाया गया था, जिसे माइलार प्लास्टिक कहते हैं। ये प्लास्टिक बहुत बारीक होता है। इस शीट को 100 बराबर हिस्सों में काटा गया। हर हिस्से पर एल्यूमिनियम की तह चढ़वाई गई ताकि इन सैटेलाइट्स को रिफ्लेक्टिव सरफेस मिल सके। बाद में शीट के इन टुकड़ों को आपस में जोड़कर बैलून की शक्ल दे दी गई। हैरानकुन तौर पर इस बैलून को जमीन पर फुलाने के लिए 18 टन हवा की जरूरत थी, जबकि खिला में यही काम 3 किलो हवा ने कर दिखाया। इसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर खला की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और ये प्रेशर गुब्बारे पर बाहर से लग रहा होता है, जिसके नतीजे में उसे फुलाना मुश्किल हो जाता है। जबकि खला में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से महज 3 किलो हवा ही इस गुब्बारे को फुलाने के लिए काफ़ी थी। जब एको 1 की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर ली गई तो 1958 में पहली बार नासा ने इसमें हवा भरी। इस वक्त ये अपनी तर्ज का इतना बड़ा पहला सैटेलाइट था जिसे खला में लॉन्च किया जा रहा था। इसे लॉन्च करने के लिए ज़रूरी था कि इसे फुलाए बगैर ज़मीन के ऑर्बिट में ले जाया जाए और वहाँ इसको इन्फ्लेट किया जाए। लेकिन अपने आप में ये भी एक बाकायदा टास्क था जो आसान नहीं था, क्योंकि खिला में इस बैलून में हवा भरना मुमकिन न था। तो आखिर किस तरह इस गुब्बारे ने अपने आप को फुलाया? इसमें एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस बैलून में बेंजोइक एसिड के छोटे छोटे सिलेंडर रखे गए, जिनमें बेंजोइक एसिड पाउडर की शक्ल में मौजूद था। बेंजोइक एसिड के पाउडर की ये खासियत है कि जब इसे हीट के सामने एक्सपोज किया जाता है, ये बहुत जल्द ठोस से गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही एको 1 के केस में भी हुआ कि जैसे ही ये ज़मीन के मदार में सूरज के सामने एक्सपोज हुआ तो उसमें मौजूद पाउडर ने गैस में तब्दील होकर इसे फुलाने का काम किया, और महज चंद एक सेकेंड्स में ये बैलून मुकम्मल तौर पर फूल चुका था, और यूं इसने फूल कर अपनी असल शक्ल इख्तियार कर ली।
इस बैलून में बेंजोइक एसिड पाउडर की इजाफी मिकदार रखी गई थी और इसकी वजह ये थी कि बहुत से छोटे छोटे खलाई पत्थर इस बैलून से टकराकर इसे पंक्चर कर सकते थे। पाउडर इसलिए मौजूद था कि अगर ऐसा हो तो इस मसले में रिलीज होने वाली गैस के नुकसान की भरपाई की जा सके और बैलून अपनी असली हालत में बरकरार रहे। अगर बात करें एको 2 की तो वो इसकी निस्बत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। यूं तो इसे भी माइलार प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली शीट के अंदर और बाहर एल्यूमिनियम की 2 बड़ी फॉइल्स लगाई गई थी। इस फॉइल को इस्तेमाल करने के 2 फायदे थे। पहला ये कि ये फॉइल इस बैलून को पंक्चर होने से बचाती थी और दूसरा ये कि इसके दोहरे इस्तेमाल ने इसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बना दिया था, जिसकी वजह से एको 2 की रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत एको 1 से ज़्यादा थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तकरीबन 10 सालों तक ये सैटेलाइट आसमान पर सबसे ज़्यादा चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स में शामिल थे। यहाँ तक कि इनकी चमक नॉर्थ स्टार से भी ज़्यादा थी। ये चमक इनके अहम फीचर्स में से एक थी। ज़मीन से सिग्नल भेजने के लिए ज़रूरी था कि ज़मीन पर मौजूद स्टेशन खला में मौजूद सैटेलाइट की लोकेशन को न सिर्फ ट्रेस कर सके बल्कि इसके साथ अपनी पोजीशन भी लॉक रखे, और इसके लिए डिश एंटेना को बैलून की तरफ पॉइंट किया जाता था। लेकिन ये तभी मुमकिन होता था जब बैलून डिश एंटेना के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता और सूरज की रोशनी इसे चमका रही होती थी। अगर बैलून विजिबल ना होता तो इसके प्रिडिक्टेड मदार से इसकी पोजीशन मालूम की जाती ताकि इस तक सिग्नल भेजा जा सके। इस तरह एको 1 को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन एको 2 के केस में ऐसा नहीं था क्योंकि नासा की जानिब से इसमें एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था और इस बैलून में से हर वक्त पल्सेस निकलती रहती थी, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना बहुत आसान था। यहाँ तक कि इसे दिन में भी बआसानी ट्रैक किया जा सकता था। इन बैलून्स के जरिए कम्युनिकेशन करने के लिए कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में बाकायदा तौर पर स्टेशंस बनाए गए थे, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पूरी दुनिया के लिए था। इसकी वजह यह है कि इन बैलून्स का ऑर्बिट कुछ इस तरह का था कि ये पूरी दुनिया को कवर करते थे और कोई भी शख्स जिसके पास कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट मौजूद था, इन बैलून्स के जरिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में कम्युनिकेट कर सकता था। यहाँ तक कि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान भी इन बैलून्स के जरिए ट्रांसमिशंस होती थी, जिसकी वजह से इन बैलून्स को फ्रेंडली स्पुतनिक्स के नाम से भी पुकारा जाता था। ये सैटेलाइट न सिर्फ रेडियो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते थे बल्कि इनकी मदद से ज़मीन की शेप और साइज़ का भी अंदाज़ा लगाया गया। इन बैलून्स की मदद से ज़मीन पर 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला भी मालूम किया जा सकता था। इस वक्त नासा बिल्कुल एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से बहुत कुछ सीखने को मिला। नासा को इस वक्त तक इल्म नहीं था कि अगर एक सैटेलाइट लंबे वक्त तक खला में रहे तो इसके मदार में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। नासा के मुताबिक ड्रैग फोर्स यानी हवा की रगड़ की फोर्स ही एक ऐसी फोर्स थी जो किसी भी सैटेलाइट के मदार पर असरअंदाज हो सकती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इन बैलून्स के मदार बहुत ज़्यादा बदल गए और इसकी वजह सूरज से आने वाली सोलर विंड थी, जिसके बाद नासा को इल्म हुआ कि ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक सैटेलाइट के मदार पर असरअंदाज हो सकते हैं। बिलाशुबा आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और इस तरह के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल एक लंबे अरसे से तर्क कर दिया गया है, लेकिन इन सैटेलाइट्स की खिदमात अपनी जगह मौजूद हैं और खला के सफ़र में जो अब बहुत एडवांस हो चुका, ये इब्तदाई मुसाफिर थे जिनकी कुर्बानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।